हेलो बच्चों, तो आज हम देखेंगे ब्लड फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन के चैप्टर को। ब्लड फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, सबसे पहले देखते हैं ब्लड और लिम्फ। तो ब्लड लिम्फ का काम होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस, मतलब एक सब्सटेंस को एक स्थान से दूसरे स्थान पे ट्रांसपोर्ट करते हैं, ले जाते हैं। ट्रांसपोर्ट का मतलब ही होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पे किसी वस्तु को ले जाना। ये ब्लड और लिम्फ किस में पाए जाते हैं? हायर ऑर्गेनिजम्स में। वही बात करें हम स्पॉन्जेज और सिलेंट्रेट्स की, जो लोअर ऑर्गेनिजम्स है, उनमें बॉडी कैविटी के द्वारा ट्रांसपोर्ट होता है। तो हायर ऑर्गेनिजम्स में ट्रांसपोर्ट किसके द्वारा होगा? ब्लड और लिम्फ के द्वारा। और वहीं पे स्पॉन्जेज हो जाती हैं, सिलेंट्रेट उसमें बॉडी कैविटी के द्वारा होता है। अब देखते हैं हीमोपोइसिस। हीमोपोइसिस एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें ब्लड का निर्माण होता है, जो कि रेड बोन मैरो में होता है। तो रेड बोन मैरो में रेड बोन मैरो में ब्लड का निर्माण क्या कहलाता है? हीमोपोइसिस कहलाता है। तो रेड बोन मैरो में जो हमारा ब्लड बनता है ना, उसी प्रक्रिया को हीमोपोइसिस कहते हैं। अब देखते हैं ब्लड क्या होता है। ब्लड में ब्लड दो भाग से मिलकर बना होता है। एक प्लाज्मा हो जाता है और एक फार्म एलिमेंट हो जाते हैं। जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो प्लाज्मा होता है वो 55% होता है। जो ब्लड का टोटल ब्लड का 55% प्लाज्मा होता है और शेष 45% फार्म एलिमेंट होते हैं, जिसमें तीन तीन एलिमेंट्स आते हैं, जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। अब देखते हैं प्लाज्मा क्या बनता है? लीवर में बनता है। और स्टा कलर का होता है, फ्लूइड, विस्कस फ्लूइड होता है। लीवर में बनता है, स्टा कलर का होता है और विस्कस फ्लूइड होता है, जो कि ब्लड का 55% होता है। हमारे टोटल ब्लड का कितना हो गया? 55%। मान लो ये ब्लड कितना था? 100 लीटर, उसमें से 55 लीटर क्या हो जाएगा? प्लाज्मा हो जाएगा। तो वैसे ही 55% होता है। अब इस 55% में से 90 से 92% क्या होता है? वाटर होता है। जो प्लाज्मा है ना, उसमें 55% के 90 से 92% में क्या होता है? वाटर होता है। और शेष में प्रोटीन्स हो जाते हैं और सोडियम, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, SO3, क्लोरीन आयन, ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स और लिपिड्स होते हैं। तो 90 से 92% वाटर होता है और याद कर लो 6 से 8% प्रोटीन्स होती हैं और 2% में ये सब होते हैं, या 10 से 8% क्या होती हैं? प्रोटीन्स होती हैं। अब ये प्रोटीन्स तीन होती हैं। प्रोटीन्स कितनी होती हैं? तीन होती हैं। एक होती है फाइब्रिनोजन, दूसरा होती है ग्लोबुलिन और तीसरा होती है एल्ब्यूमिन। तो जो फाइब्रिनोजन होती है वो क्या किसमें हेल्प करती है? क्लॉटिंग और कोएगुलेशन में, ब्लड के जमने में सहायता करती है फाइब्रिनोजन। ग्लोबुलिन डिफेंस मैकेनिज्म में सुरक्षा करती है, जो कि संख्या में, जो कि 5 प्रकार की होती है। IgA, IgE, IgD, IgM और IgE होता है। ऐसे करके 5 होते हैं। और एल्ब्यूमिन क्या करता है? ऑस्मोटिक बैलेंस में हेल्प करता है, ऑस्मोटिक बैलेंस कराता है। अब देखते हैं सीरम के बारे में। तो सीरम क्या होता है? प्लाज्मा में से यदि हम कोएगुलेटिंग फैक्टर को क्या कर दें? निकाल दें, तो जो बचेगा वो क्या हो जाएगा? सीरम हो जाएगा। मान लो प्लाज्मा में ग्लास में लिए, उसमें से क्या निकाल दिए? फाइब्रिनोजन फैक्टर को निकाल दिए, तो जो बचा उसको क्या बोल देंगे? सीरम बोल देंगे। फार्म एलिमेंट क्या था? WBC, RBC और प्लेटलेट्स। WBC का दूसरा नाम ल्यूकोसाइट, RBC को इरिथ्रोसाइट और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। WBC को ल्यूकोसाइट, RBC को इरिथ्रोसाइट और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। जो इरिथ्रोसाइट की संख्या होती है पर MMQ अब ब्लड में 5 से 5.5 मिलियन होती है। 5 से 5.5 मिलियन होती है। यानी 1 मिलियन में 10 लाख, तो 5 से 5.5 मिलियन, 50 से 55 लाख। तो ये सिंपल सा आप याद कर लो, 5 से 5.5 मिलियन है, 50 से 55 लाख होती है पर MMQ का ब्लड। और न्यूक्लियस क्या होता है? अब्सेंट होता है। RBC में क्या होता है? न्यूक्लियस अब्सेंट होता है, जिसकी वजह से यह ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को एल्वेलाई से टिश्यू तक ले जा पाती है। क्योंकि न्यूक्लियस नहीं है, तो जो न्यूक्लियस वाला स्थान है वो बचता है कि नहीं बचता है? इसकी वजह से उसमें ज़्यादा जगह मिल जाता है ऑक्सीजन को ले जाने के लिए, इसीलिए एल्वेलाई से टिश्यू तक ऑक्सीजन को आसानी से लेके जाती है और ज़्यादा मात्रा में लेके जाती है। जो इसका शेप होता है बाइकनकेव होता है। कैसा होता है? बाइकनकेव। और हीमोग्लोबिन क्या होता है? प्रेजेंट होता है। हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, जो कि रेड कलर का होता है। हीमोग्लोबिन की वजह से RBC कैसी होती है? रेड कलर की होती है। हीमोग्लोबिन के प्रेजेंस की वजह से क्या होती है? रेड कलर की होती है। और इसका जो लाइफ स्पान है ना, RBC का लाइफ स्पान कितना है? 120 दिन है। कितना है? 120 दिन है। जो कि अच्छा, लाइफ स्पान क्या होता है पहले ये देखते हैं। बर्थ टू नेचुरल डेथ, मतलब जब RBC बनी और जब उसका नेचुरली डेथ हुआ, मतलब एक्सीडेंट जैसे नहीं हो जाता है, व्यक्ति का एक्सीडेंट में मर गया, तो उसका लाइफ स्पान नहीं हुआ। जो मतलब बर्थ लिया, मतलब जन्म लिया, और जो उसका नेचुरल डेथ हो गया, नेचुरली मरा, वो क्या होता है? लाइफ स्पान होता है। तो RBC की लाइफ स्पान 120 दिन होती है। और ग्रेड ऑफ द RBC हम स्प्लीन को बोलते हैं, मतलब इसका लाइफ स्पान अंत कब होता है? स्प्लीन में जाकर। RBC कहाँ जाकर मरती है? स्प्लीन में जाकर मरती है। अब आते हैं 100 ml ऑफ ब्लड कंटेन 12 से 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन। हर 100 ग्राम में, मान 100 ml में, मतलब 100 ml ब्लड लो, 100 मिलीलीटर ब्लड लो, उसमें कितना होगा? 12 से 16 ग्राम क्या होगा? हीमोग्लोबिन होगा। और आते हैं WBC दो प्रकार के, ग्रेनुलोसाइट और ए ग्रेनुलोसाइट्स और ए ग्रेनुलोसाइट्स ना। एक ग्रेनुलोसाइट हो गया, दूसरा क्या होगा? ए ग्रेनुलोसाइट हो गया। WBC की संख्या होती है 6000 से 8000 MMQ का ब्लड। इसका लाइफ स्पान 60 होता है और हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, जिसकी वजह से ये क्या होती है? कलरलेस होती है और न्यूक्लियस पाया जाता है, न्यूक्लिएटेड होती है। तो आप 4-5 पॉइंट याद कर लीजिए। 6000 से 8000 इनकी संख्या होती है पर MMQ ब्लड में। 60 लाइफ स्पान होता है
और हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, कलरलेस होती हैं जिसकी वजह से, और इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है, न्यूक्लिएटेड होती हैं। अब आते हैं डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी दो प्रकार का हम देख लिए हैं, ग्रेनुलोसाइट और एग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट तीन प्रकार की होती हैं, न्यूट्रोफिल्स, एसाइनोफिल्स और बेसोफिल्स। इनकी संख्या देख लो, मतलब इनका परसेंटेज देख लो। न्यूट्रोफिल्स 60 से 65%, बेसोफिल्स 0.5 से 1% और एसाइनोफिल 2 से 3%। न्यूट्रोफिल 7 से 65%, बेसोफिल 0.5 से 1%, एसाइनोफिल 2 से 3%। वही एक ग्रेनुलोसाइट की बात करें तो इसमें मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट आते हैं। कौन कौन? मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट। मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल्स का 6 से 8% फैगोसाइटिक होती हैं, जो कि मोनोसाइट्स का 6 से 8% और न्यूट्रोफिल का 6 से 8%। ये क्या होती हैं? फैगोसाइटिक होती हैं। तो एक प्रोसेस होता है फैगोसाइटोसिस। तो फैगोसाइटोसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो फॉरेन से आने वाले बैक्टीरिया होते हैं वो क्या कर दिया जाते हैं? किल कर दिए जाते हैं। ऐसे स्ट्रक्चर बनाएंगे और इसमें बैक्टीरिया आएगा ना, उसको पकड़ के क्या कर देंगे? मार डालेंगे, समझो एक तरह से। तो फैगोसाइटोसिस करते हैं। आते हैं बेसोफिल्स। बेसोफिल्स क्या सिक्रेट करता है? हिस्टामिन, सीरोटोनिन और हिपेरिन। अच्छा, बेसोफिल्स का परसेंटेज क्या था? 0.5 से 1% था ना। ये क्या सेक्रेट करिए? हिस्टामिन, सीरोटोनिन और हिपेरिन। हिपेरिन का काम होता है एंटीकोएगुलेशन, यानी ब्लड को जमने न देना, एंटीकोएगुलेशन जिसको कहते हैं। अब आते हैं एसाइनोफिल्स। एसाइनोफिल्स की संख्या कितनी थी? 2 से 3% था यह, जो कि इन्फेक्शन और एलर्जी के प्रति रेजिस्ट करता है, रोकता है उनको। लिम्फोसाइट 20 से 25% होते हैं। लिम्फोसाइट जो कि एक ग्रेनुलोसाइट के टाइप था, दूसरा वाला एक मोनोसाइट से था लिम्फोसाइट। 20 से 25% होता है, जो कि दो प्रकार का होता है, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। मतलब लिम्फोसाइट में 2 सेल्स होती हैं, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट्स। बी और टी लिम्फोसाइट्स बोन मैरो में बनती है। कहाँ बनती है? बोन मैरो में। कहाँ बनती है? बोन मैरो में। लेकिन मेच्योर कहाँ पे होती है? थाइमस में। कहाँ पे? थाइमस में। जो थाइमस होता है ना, ये हमारे इम्यून सिस्टम का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है, जो कि जितना हमारा ओल्ड एज होता जाएगा ना, उसमें क्या होता है? डीजनरेट करने लगता है। तो आप याद कर लीजिए कि थाइमस होता है ना, वो ओल्ड एज में डीजनरेट करने लगता है, इसलिए इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है और जो बूढ़े लोग होते हैं बहुत जल्दी बीमार पड़ते हैं। ग्लोबुलिन्स कितनी थी? 5 प्रकार की थी। हम बोले ना आपको ग्लोबुलिन्स के, वो देखेंगे आगे चल के। तो वही ग्लोबुलिन्स कितनी थी? 5 प्रकार की। आईजीजी, आईजीई, आईजीडी, आईजीएम और आईजीए। तो आईजी किस में पाया जाता है? कोलोस्ट्रम में पाया जाता है। किसमें? कोलोस्ट्रम में। अब देखते हैं कोलोस्ट्रम क्या होता है। जो इनिशियल डेज लैक्टेशन होता है, इनिशियल वाला लैक्टेशन, जैसे जो मदर बच्चे को जन्म देती है, तो इनिशियल वाला 1 महीने का, उससे कम वाला जो दूध होता है ना, उसमें कोलोस्ट्रम पाया जाता है। तो उसमें आईजीए पाई जाती है। ग्लोबुलिन कौन सी होती है? एंटीजन, आईजीए होती है। और एलर्जी के समय आईजीई काम करती है। एलर्जी के समय कौन काम करती है? आईजीई काम करती है। अब देखते हैं प्लेटलेट्स को। प्लेटलेट्स का दूसरा नाम है थ्रोम्बोसाइट्स। प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या है? थ्रोम्बोसाइट्स। प्रोड्यूस्ड फ्रॉम मेगा कैरियोसाइट स्पेशल सेल ऑफ द बोन मैरो। तो देखो प्लेटलेट्स कहाँ पे? बोन मैरो में ही बनती हैं, जिसमें एक प्रकार की स्पेशल सेल होती है जिसे मेगा कैरियोसाइट बोलते हैं। तो बोन मैरो में एक स्पेशल सेल होती है जिसे मेगा कैरियोसाइट्स बोलते हैं। वही मेगा कैरियोसाइट क्या कराती है? प्लेटलेट्स को बनाती है। तो मेगा कैरियोसाइट्स क्या बनाती है? प्लेटलेट्स बनाती है, जो कि बोन मैरो की एक स्पेशल सेल होती है। प्लेटलेट्स का दूसरा नाम है थ्रोम्बोसाइट। इसकी संख्या 1.5 लाख से 3.5 लाख होती है, कम से कम। कितनी होती है? 1.5 लाख से 3.5 लाख। तो सबसे ज़्यादा क्या थी? आरबीसी 50 से 55 लाख। वहीं पे बात करें प्लेटलेट्स तो 1.5 लाख से 3.5 लाख। और डब्ल्यूबीसी कितना था? 6,000 से 8,000। हेल्प इन कोएगुलेशन, खून के जमने में क्या करती है? सहायता करती है, कोएगुलेशन में हेल्प करती है। यदि हमारे शरीर में प्लेटलेट्स की संख्या क्या हो जा रही है? कम हो जा रही है। मानो किसी कारणवश, ऐसा किसी में हो ना, मान लो किसी कारणवश यदि हमारे शरीर में क्या होती है? प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है, तो सिंपल कट के बाद भी ब्लड नहीं रुकता है, मतलब ब्लड रुकना बंद नहीं होता है। अब देखते हैं ब्लड ग्रुप। तो ब्लड ग्रुप 2 होते हैं, एबीओ और आरएच। एबीओ आरएच, वैसे नॉर्मली तो 4 आप लोग पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे अब देखिए, आप भाई नीट की तैयारी करने हैं चाहे बोर्ड की कर रहे हो, तो आप इतना जानना जरूरी है आपके लिए। तो ब्लड ग्रुप कितना? 2 प्रकार की होती है, एबीओ और आरएच। एबीओ में 4 प्रकार के ब्लड आते हैं, ए बी ए बी और ओ। ए बी ए बी और ओ। और आरएच में 2, एक आरएच पॉजिटिव, एक आरएच निगेटिव। इस हिसाब से इनको भी बांट सकते हैं, ए पॉजिटिव ए निगेटिव, बी पॉजिटिव बी निगेटिव, ए पॉजिटिव ए निगेटिव, ओ पॉजिटिव ओ निगेटिव आ जाते हैं। अच्छा, जो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग था ना, उसकी खोज किसने की थी? कार्ल लैंड स्टीनर ने 1900 से 1902 ईस्वी में, और उनको इसके लिए नोबेल प्राइज भी मिला था। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग खोज कार्ल लैंड स्टीनर ने की थी, उनके लिए, इसके लिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला था। अब आते हैं ब्लड ग्रुप ए बी और ओ। अब देखो, एंटीजन होते हैं और एंटीबॉडी होते हैं। क्या होते हैं? एंटीजन और एंटीबॉडी होते हैं। तो देखो, ए के पास एंटीजन कितनी होती, कौन सी होती है? ए। बी के पास एंटीजन बी, और ए बी के पास ए और बी हो सकती है, और ओ के पास नील, मतलब कुछ नहीं, समझो। आ जाओ। जो एंटीजन होती है ना, आरबीसी के सरफेस पे पाई जाती है। एंटीजन कहाँ पाई जाती है? आरबीसी के सरफेस पे। लेकिन एंटीबॉडी कहाँ पे होती है? एंटीबॉडी कहाँ पे होती है? प्लाज्मा में। एंटीबॉडी कहाँ पे होती है? प्लाज्मा में होती है। तो ब्लड ग्रुप ए में एंटीजन ए, एंटीबॉडी बी। बी में एंटीजन बी, एंटीबॉडी ए। ए बी में एंटीजन ए बी, इसमें नील हो गया।
ओ में एंटीजन नील और इसमें एंटी हो जाता है। अब आते हैं ए को ब्लड ग्रुप को कौन कौन डोनेट कर सकता है, डोनर्स ग्रुप। ए को दे सकता है ए और केवल ओ, ए को ए दे सकता है और ओ दे सकता है, बी को बी दे सकता है, ओ दे सकता है, ए बी को कौन दे सकता है, चारों दे सकते हैं, और ओ को कौन दे सकता है, ओ दे सकता है। देखो जो ओ है ना वो सबको दिया जा सकता है, देखो यहाँ पे भी दिया गया है, इसको भी ए बी को भी दिया गया है, इस ओ को देखो बी को भी दिया गया है, ए को भी दिया गया है, इसलिए इसको हम यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं, क्योंकि ये चारों प्रकार के ब्लड ग्रुप को दिया जा सकता है। और जो ए बी होती है ना चारों प्रकार के ब्लड ग्रुप से ले सकती है ब्लड को, तो इसलिए इसको यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहा जाता है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहा जाता है। अब देखो कुछ देख लो, रेड ब्लड किस में पाया जाता है, ह्यूमन में और वर्टिब्रेट्स में। जो ह्यूमन हो गया और वर्टिब्रेट होगा उसमें रेड ब्लड होगा। अच्छा एक ब्लू ब्लड भी होता है, ब्लू कलर का ब्लड होगा, वो स्पाइडर हो जाएगा हमारा, मोलस्कस हो जाएंगे हमारे, ऑक्टोपस हो जाएगा जिसे डेविल फिश बोलते हैं, और स्क्वाड हो जाएगा। ऑक्टोपस स्क्वाड हो गया, स्पाइडर हो गया, मोलस्कस हो गया। स्पाइडर मोलस्कस ऑक्टोपस स्क्वाड में ब्लू ब्लड पाया जाता है। ग्रीन ब्लड लीचेज में पाई जाती है और मैराइन वार्म्स में पाए जाते हैं, मैराइन वार्म जो होते हैं उनमें पाए जाते हैं, मैराइन मतलब समुद्री। आते हैं वायलेट ब्लड किसमें, पीनस वार्म में और ब्रांकियोपोड्स में, किसमें, ब्रांकियोपोड्स में, पीनस वार्म में पाई जाती है। अब देखते हैं कि आरएच ग्रुपिंग क्या था। तो 1940 ईस्वी में कार्ल लैंडस्टीनर और वीना नाम के दो वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। आरएच ब्लड ग्रुपिंग की खोज किसने की थी, कार्ल लैंडस्टीनर और वीना ने 1940 ईस्वी में, 1940 ईस्वी में। फर्स्ट टाइम इन रिसस मंकी, सबसे पहले किसमें देखा गया था, रिसस मंकी में देखा गया था। अच्छा जिसमें आरएच एंटीजन प्रेजेंट होता है, जिस आरबीसी के ऊपर आरएच एंटीजन है, आरबीसी के ऊपर मान लो क्या आरएच एंटीजन है तो उसको आरएच पॉजिटिव बोल देंगे, और आरएच एंटीजन नहीं है तो उसको आरएच निगेटिव बोल देंगे। जो एशियाई लोग होते हैं ना शायद उनमें 80% एशियाई लोगों में आरएच पॉजिटिव ब्लड ग्रुप होता है। कौन सा, एशिया महाद्वीप में जो पाए जाते हैं 80% लोगों में क्या होता है, आरएच पॉजिटिव ब्लड ग्रुपिंग होता है, यानी उसके आरबीसी पे आरएच एंटीजन पाई जाती है। मान लो एक क्या होता है कि देखो मान लो प्रेग्नेंट महिला है, उस महिला का जो ब्लड ग्रुप है आरएच निगेटिव है और फीटस का क्या है, आरएच पॉजिटिव है, तो पहले प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत नहीं होता है, पहले प्रेगनेंसी में क्या होता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन जब सेकेंड मतलब पहले प्रेगनेंसी बोलो या पहला जो बेबी बर्थ होगा उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सेकंड वाले में थोड़ा दिक्कत हो जाता है, सेकंड डिलीवरी में। जो आरएच नेगेटिव होता है ना, आरएच पॉजिटिव के साथ क्या कर सकता है, फ्यूज कर सकता है, जुड़ जाता है, जिससे फीटल क्या हो सकती है, फीटल की आरबीसी क्या हो सकती है, डिस्ट्रॉय हो सकती है। तो पहला जो फर्स्ट डिलीवरी होता है उसमें कोई दिक्कत नहीं होता। जब सेकेंड बार वही माँ बच्चे को जन्म देती है तो उस समय जो माँ का जो आरएच नेगेटिव वाला है फीटस के आरएच पॉजिटिव से क्या कर सकता है, फ्यूज कर देता है, जिससे क्या हो जाता है कि फीटल की आरबीसी डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिसके कारण उस बच्चे को बहुत सारे रोग हो जाते हैं। उसमें से दो रोग आप याद कर लो, एनीमिया और ज्वाइंटिस। कौन सा, एनीमिया और ज्वाइंटिस, ज्वाइंटिस मतलब पीलिया, एनीमिया और ज्वाइंटिस। और इस कंडीशन को हम इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटैलिसिस कहते हैं। क्या बोलते हैं, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटैलिसिस, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटैलिसिस। इससे बचने के लिए मदर को फर्स्ट चाइल्ड बर्थ के समय एंटी आरएच एंटीबॉडी दी जाती है। वो जो उसमें एंटीजन है ना उसको कम करने के लिए क्या करेगा, एंटी आरएच एंटीबॉडी दी जाती है। जब फर्स्ट टाइम डिलीवरी होगा उस समय एंटी आरएच एंटीबॉडी दी जाती है उस मदर को, ताकि इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटैलिसिस न हो, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटैलिसिस न हो। अब देते हैं ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग में क्या कौन सा आता है, देखो फाइब्रिनोजन प्रोटीन जो था ना हमारे प्लाज्मा में वह किस में कन्वर्ट हो जाता है, फाइब्रिन्स में। तो जो फाइब्रिन्स का जाल बना लेता है। तो देखो सबसे पहले मान लो यहाँ पे कट गया, हमारे शरीर में यहाँ पे क्या हो गया, कट लग गया, यहाँ से खून बाहर आ रहा है, तो सबसे पहले यहाँ पे फाइब्रिनोजन प्रोटीन आके और यहाँ पे क्या करेगा, फाइब्रिन को रिलीज कर देगा समझो, और फाइब्रिन क्या करेगा, यहाँ पे फाइब्रिन का जाल एक बन जाएगा, क्या बन जाएगा, जाल बन जाएगा, जिसकी वजह से इसमें जो फार्म एलिमेंट हमारा प्लेटलेट्स वगैरह वो आके इसमें फंस जाएंगे, क्या होंगे, फंस जाएंगे। मान लो यहाँ पे ब्लीडिंग हो रहा था, इसे ब्लीडिंग हो रहा था और यहाँ पे फाइब्रिन का जाल बन जाता है, जिसकी वजह से इसमें फार्म एलिमेंट आके क्या हो जाते हैं, प्लेटलेट्स होता है, फार्म एलिमेंट प्लेटलेट्स क्या होता है, आके फंस जाता है। अब इस प्रक्रिया को देखते हैं। फाइब्रिनोजन से क्या बना, फाइब्रिन बना, फाइब्रिनोजन से क्या बना, फाइब्रिन बना, तो फाइब्रिन क्या बना, या फाइब्रिन का जाल बन गया, उसमें आके ये फंस जा रहे थे। तो वही देखो, तो फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन बनने के लिए एक एंजाइम थ्रोम्बोइन की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, थ्रोम्बिन की। यह थ्रोम्बिन किससे बनता है, प्रोथ्रोम्बिन से, जो कि इनएक्टिव स्टेज में होता है। तो फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन बनाने के लिए थ्रोम्बिन की आवश्यकता पड़ती है। यह थ्रोम्बिन प्रोथ्रोम्बिन से बनता है। प्रो मतलब इनएक्टिव, प्रो मतलब इनएक्टिव, जो कि इनएक्टिव होता है उससे थ्रोम्बिन बनता है। तो थ्रोम्बिन किससे बनता है, प्रोथ्रोम्बिन से। और यह जो प्रक्रियाएं हो रही है ना, पूरा टोटल प्रक्रिया एक एंजाइम की उपस्थिति में होती है, जिसको हम थ्रोम्बोकाइनेज कहते हैं। क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोकाइनेज, 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 थ्रोम्बोकाइनेज। तो क्लियर हो गया ना, ब्लड क्लॉटिंग थ्रोम्बोकाइनेज कहते हैं। अब देखते हैं कैल्शियम आयन भी खून जमने में क्या करता है, सहायता करता है। जो कैल्शियम आयन होता है ना वो भी हमारे ब्लड को कोएगुलेट करने में सहायता करता है। अब लिम्फ के बारे में देख लेते हैं। क्या देखते हैं, लिम्फ क्या होता है, कलरलेस फ्लूइड होता है। इसमें आरबीसी एब्सेंट होती है,
जब आरबीसी एब्सेंट है इसका मतलब हीमोग्लोबिन एब्सेंट है, आरबीसी एब्सेंट है इसका मतलब क्या एब्सेंट है, हीमोग्लोबिन एब्सेंट है, हीमोग्लोबिन तो आरबीसी में पाया जाता है। तो लिम्फ क्या होती है, कलरलेस फ्लूइड होती है। और क्या होता है इसमें, आरबीसी एब्सेंट होता है, प्लाज्मा प्रेजेंट होता है, क्या प्रेजेंट होगा, प्लाज्मा, डब्ल्यूबीसी भी प्रेजेंट होती है, प्लेटलेट्स भी क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो इस यह एक कलरलेस फ्लूइड होता है जिसमें आरबीसी एब्सेंट होती है, हीमोग्लोबिन एब्सेंट होता है, प्लाज्मा प्रेजेंट होती है, डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट होती है, प्लेटलेट्स भी क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। और ये किसमें हेल्प करती है, बॉडी डिफेंस में, किसमें, डिफेंस में, सुरक्षा में, या इम्यून रिस्पांस करती है। लिम्फ क्या करता है, हमारा इम्यून रिस्पांस में हेल्प करता है। जब हमारी कैपिलरीज या वेसल्स ब्लड को एक स्थान से दूसरे स्थान पे क्या करती हैं, ले जाती हैं। जब हमारी कैपिलरी या ब्लड वेसल्स ब्लड को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती हैं, तब उनमें से पानी और कुछ प्रोटीन और फार्म्ड एलिमेंट, प्रोटीन हो गया, पानी हो गया, और फार्म्ड एलिमेंट डब्ल्यूबीसी हो गया, और प्लेटलेट्स हो गए, आरबीसी तो नहीं पाया जाता है, तो डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स हो गए, बाहर टिश्यू के और सेल्स के बीच में आ जाते हैं। मान लो यहाँ से कोई कैपिलरी गुजरी, यहाँ से कोई कैपिलरी गुजरी, यहाँ पे टिश्यू था तो यहाँ से कुछ रिलीज हुआ, यहाँ से कुछ रिलीज हुआ, तो कुछ लिक्विड अंदर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो वही समझो कि जब हमारी कैपिलरीज या वेसल्स ब्लड को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती हैं, तब उनमें से पानी और कुछ प्रोटीन्स और फार्म्ड एलिमेंट्स बाहर टिश्यू और सेल्स के बीच में आ जाती हैं, जिसे लिम्फ या टिश्यू फ्लूइड या इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहा जाता है। देखो इंटरस्टिशियल दिया, इंटरस्टिशियल मतलब क्या होता है, दो सेल्स के बीच में या दो टिश्यूज के बीच में ना, तो ये कहाँ पाई जाती हैं, टिश्यू के बीच में, इसीलिए इनको टिश्यू फ्लूइड या इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी कहा जाता है। ये न्यूट्रिएंट और गैसेस का एक्सचेंज ब्लड तथा सेल्स के बीच में करती हैं। जो लिम्फ होता है उसका काम क्या होता है, एक्सचेंज करना, किसका, न्यूट्रिएंट का और गैसेस का, किसके बीच में, ब्लड और सेल्स के बीच में, ब्लड और सेल्स के बीच में, ब्लड हो गया और सेल्स हो गया, उनके बीच में न्यूट्रिएंट्स और गैसेस क्या करती हैं, एक्सचेंज करती हैं। लिम्फ लिम्फ क्या करती है, ब्लड और सेल्स के बीच में न्यूट्रिएंट्स और गैसेस का एक्सचेंज करती है। अब देखते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो टू टाइप का होता है, कितने टाइप का, टू टाइप का। उनमें से एक है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, दूसरा होता है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। एक हो गया ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, दूसरा हो गया क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब इसमें क्या होगा, डक्टलेस होंगी या वेसल्स नहीं पाए जाएंगी। जैसे हार्ट पंप करेगा, ब्लड को पंप किया और डायरेक्ट किस में डाल देगा, बॉडी कैविटी में, या ओपन स्पेस होगा बॉडी में, उसमें डाल देगा। मतलब जो इसके आर्गन्स होते हैं ना, उसमें बात करते हैं, नहाते हैं, समझो पोखरे में है, उसमें तुम कूद जाओ तो क्या कर रहे हो, नहा रहे हो कि नहीं नहा रहे हो। वैसे ही क्या करते हैं, आर्गन्स उस ब्लड में नहाते हैं, समझे ना, बात करते हैं। इसीलिए क्या होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड क्या होता है, बिना वेसल्स के, डक्टलेस होती है ना। और बॉडी के जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ना, ये डक्टलेस होती है, मतलब समझो कि डक्ट नहीं पाया जाएगा, हार्ट के द्वारा पंप किया जाएगा, और एक ही वेसल रहेगी, समझो एक ही वेसल के द्वारा ब्लड को बॉडी में छोड़ दिया जाएगा, बॉडी कैविटी में या ओपन स्पेसेस में। उन स्पेसेस को हम साइनस कहते हैं, क्या बोलते हैं, साइनस, क्या कहते हैं, साइनस कहते हैं। इसका एग्जाम्पल बात करें तो आर्थ्रोपोडा हो गया, मोलस्का हो गया, आर्थ्रोपोडा हो गया और मोलस्का हो गया। कौन कौन है, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का। आर्थ्रोपोडा वही इंसेक्ट्स वाले हमारे हो गए, मोलस्कस वाला मतलब लिख लो पाइला, क्या हो गया, पाइला। इसमें लिख लो काकरोच, इसमें क्या लिख लो, काकरोच हो गया ना, व्हाइट ब्लड पाया जाता है। आ जाओ क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम देखते हैं। इसमें क्या होगा, डक्ट के द्वारा बहेंगी, जिससे वेसल्स होंगी, आर्टरीज होगी, उनके द्वारा ब्लड बहेगा या पंप होगा, ब्लड बहेगा हार्ट से ना। तो ये किस में पाया जाता है, वर्टिब्रेट्स में। वर्टिब्रेट्स में ले लो तो मैमल्स को, वर्टिब्रेट्स में वैसे हम लोग मैमल्स आते हैं, उनको ले लो। आ जाते हैं अभी आगे, देखो फिशेस में क्या होती है, टू चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है। फिश में क्या पाया जाता है, टू चैम्बर्ड हार्ट, एक आर्टिया एक वेंट्रिकल पाया जाएगा ना। तो सबसे पहले देखो क्या होता है ना, कि गिल्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वैसे क्या हुआ, हमारे शरीर में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, शरीर में क्या था, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, जो कि हार्ट में जाएगा, हार्ट से फिर वही कहाँ चला जाएगा, गिल्स में। गिल्स क्या करेगी, उसको ऑक्सीजनेट करेगी, उसमें ऑक्सीजन को मिला देगी। तो गिल्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे बॉडी पार्ट्स में जाएगा, वहाँ पे बॉडी इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड का यूज करेगी और कार्बन डाइऑक्साइड बना देगी और ब्लड में छोड़ देगी, जिससे वो ब्लड कैसा हो जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, और फिर उसको हार्ट में भेज दिया जाएगा, जहाँ पे उसका पंप होगा। तो देखो यहाँ पे सिंगल सर्कुलेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो इसी चीज़ को हम सिंगल सर्कुलेशन बोलते हैं। फिशेस में क्या होता है, सिंगल सर्कुलेशन होता है। एम्फीबियन और रेप्टाइल्स हो गए, इनमें क्या पाया जाता है, थ्री चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है, यानी टू आर्टिया एक वेंट्रिकल, टू आर्टिया वन वेंट्रिकल, टू आर्टिया और वेंट्रिकल एक वेंट्रिकल। एम्फीबियंस हो गए और क्या हो गया, रेप्टाइल्स। एम्फीबियंस मतलब वही हो गया मेढक हमारा, और रेप्टाइल्स कॉकरोच हो गए, जैसे क्रोकोडाइल हो गया, सांप हो गए। तो क्रोकोडाइल इसका एक एक्सेप्शन है। देखो रेप्टाइल्स का एग्जाम्पल तो क्रोकोडाइल है, और रेप्टाइल्स में थ्री चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है, लेकिन क्रोकोडाइल में फोर चैम्बर्ड हार्ट होता है। कि मतलब कितना होगा, फोर चैम्बर, दो ऊपर आर्टिया हो जाएंगे और नीचे दो वेंट्रिकल हो जाते हैं। जो हमारी बर्ड्स हो गई, मैमल्स हो गई और क्रोकोडाइल हो गया, बर्ड्स, मैमल्स और क्रोकोडाइल्स। जो बर्ड्स हो गई, पक्षियाँ हो गई, मैमल्स हो गए, जो स्तनधारी जीव होते हैं, जो दूध देते हैं, उनमें मेमोरी ग्लैंड पाई जाती है। उनमें कैसा होता है, फोर चैम्बर हार्ट पाया जाता है, दो आर्टिया और दो वेंट्रिकल। पहले आर्टिया में आता है ब्लड, फिर वेंट्रिकल में, फिर आर्टिया, फिर वेंट्रिकल में, फिर कहाँ, लंग में जाता है। ये वाला मतलब डबल सर्कुलेशन पाया जाता है। अब देखते हैं हम
ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। कौन सा? ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम देखो, हार्ट 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 मीजोडर्मल ओरिजिन होता है। कैसा इसका ओरिजिन होता है? मीजोडर्मल। देखो हमारे जो आर्गन्स होते हैं ना, 3 तरह से ओरिजिन होते हैं, एक इंडोडर्म, मीजोडर्म और इक्टोडर्म। इक्टोडर्म, मीजोडर्म, इंडोडर्म। इक्टोडर्म, मीजोडर्म, इंडोडर्म, बाहर अंदर बीच, बाहर बीच और अंदर। इक्टोडर्म, मीजोडर्म और इंडोडर्म। तो हमारा हार्ट क्या होता है? मीजोडर्मल ओरिजिन होता है, 4 चेम्बर्ड होता है, 4 चेम्बर पाया जाता है, 2 लंग्स के बीच में पाया जाता है। कल हम एक लेक्चर में बताए थे, उसमें क्या था, 2 लंग्स के बीच में पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है। थोड़ा लेफ्ट साइड में ऊपर की तरफ होता है, इसी वजह से जो लेफ्ट वाला लंग होता है ना, थोड़ा ऊपर में उठा होता है। जो लेफ्ट वाला लंग होता है ना, थोड़ा ऊपर की साइड उठा होता है, ये याद कर लो। जो लेफ्ट वाला लंग रहेगा ना, वो क्या रहेगा? थोड़ा ऊपर रहेगा। और जो ये वाला रहेगा लंग ना, वो थोड़ा क्या होता है? नीचे होता है, यहाँ पे हट होता है। देखो देखो इसका लेवल देखो, यहाँ पे उठा है कि नहीं उठा है? तो ये लंग क्या होता है? थोड़ा उठा हुआ होता है। ये क्लेंच्ड फिस्ट होता है, मतलब बंद मुट्ठी की तरह होता है। इसका शेप कैसा होता है? बंद मुट्ठी की तरह हार्ट का। कवर्ड बाई पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन। और यह पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन से क्या होती है? ढकी होती है। जो हमारा हार्ट होता है पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन से ढका होता है, और उस मेम्ब्रेन के अंदर पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा होता है। उस मेम्ब्रेन के अंदर क्या भरा होता है? पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा होता है। एक था देखो, लंग के ऊपर प्लूरल मेम्ब्रेन पाई जा रही थी कि नहीं पाई जा रही थी? उसमें क्या भरा हुआ था? प्लूरल फ्लूइड भरा हुआ था। ऐसे ही हार्ट के ऊपर पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन पाई जाती है, उसके अंदर पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा होता है। अब देखो हार्ट हम देख लेते हैं। तो हार्ट का हम वो वाला स्ट्रक्चर नहीं बनाए जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स है, इसलिए हम सिंपल सा आपको समझा देते हैं। याद कर लो कि 4 कमरे हैं हार्ट में। हमारा 4 चेंबर है ना, तो एक राइट ऊपर आर्टिया हो गया, फिर एक लेफ्ट आर्टिया। मतलब ऊपर 2 आर्टिया होते हैं, नीचे 2 वेंट्रिकल होते हैं। ऊपर 2 आर्टिया, नीचे 2 वेंट्रिकल। ये मतलब हम लोग का ये राइट साइड है ना ये वाला, लेकिन उल्टा आप लोग याद करो इसको। देखो इधर राइट है, इधर लेफ्ट है, लेकिन इसमें उल्टा होता है। इधर राइट आर्टिया होती है, इधर लेफ्ट आर्टिया होती है। इधर राइट आर्टिया, इधर लेफ्ट आर्टिया। इधर राइट वेंट्रिकल, इधर लेफ्ट वेंट्रिकल। इधर राइट आर्टिया हो गया, राइट आर्टिया हो गया, लेफ्ट आर्टिया, राइट वेंट्रिकल। ये देखो गलत लिख दिया हम, ये इसलिए कहीं कहाँ ऐसा लग रहा है। देखो राइट आर्टिया, लेफ्ट आर्टिया, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल सही तो था यार, दिमाग काम ही नहीं कर रहा लग रहा है। देखो राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। इधर राइट आर्टिया, लेफ्ट आर्टिया, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। अब देखो लेफ्ट आर्टिया से क्या होगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आएगा किसके थ्रू? बाइकस्पिड वाल्व के थ्रू। तो याद कर लो, इस आर्टिया और इस वेंट्रिकल, मतलब लेफ्ट आर्टिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में एक वाल्व पाया जाता है, जिसे बाइकस्पिड या मिट्रल वाल्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिट्रल वाल्व। मिट्रल वाल्व ना। अब इसके बीच में एक दीवार होती है, जो लेफ्ट आर्टिया हो गया, लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया, इनके बीच में एक दीवार होती है। इसको हम आर्टियल वेंट्रिकुलर सेप्टम कहते हैं। देखो आर्टिया वेंट्रिकल, आर्टियल वेंट्रिकुलर सेप्टम, आर्टियल वेंट्रिकुलर सेप्टम। ये भी क्या हो जाएगा? आर्टियल वेंट्रिकुलर सेप्टम। ये भी क्या हो जाएगी? आर्टियल वेंट्रिकुलर सेप्टम हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे बाइकस्पिड होती है, यहाँ राइट आर्टिया और राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड वाल्व होती है ना, याद कर लो। यहाँ पे बाइकस्पिड, यहाँ पे ट्राइकस्पिड। अब देखो यहाँ से ब्लड इसमें आ गया ना, उसके बाद यहाँ पे भी एक वाल्व पाया जाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल के निचली दीवार के पास क्या पाया जाता है? एक वाल्व पाया जाता है, जिसे सेमिल्यूनर वाल्व कहते हैं। अच्छा देखो हम लोग लेफ्ट आर्टिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच की दीवार को देख लिए। अब इनके बीच में देखते हैं। राइट आर्टिया, लेफ्ट आर्टिया, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो इन दोनों के बीच की दीवार को हम बोलते हैं इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। इसको क्या बोलेंगे? इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। देखो वेंट्रिकल है तो इसीलिए वेंट्रिकुलर सेप्टम, यहाँ आर्टिया है तो आर्टिकुलर सेप्टम है, आर्टियम सेप्टम। तो यहाँ पे वेंट्रिकल है तो वेंट्रिकुलर सेप्टम, यहाँ पे आर्टिया है तो आर्टियम सेप्टम हो गया ना। तो 2 आर्टिया के बीच में आर्टियम सेप्टम, 2 वेंट्रिकल के बीच में वेंट्रिकुलर सेप्टम, आर्टिया और वेंट्रिकल के बीच में आर्टियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। याद कर लो। राइट आर्टिया के ऊपर साइड में राइट साइड में क्या पाया जाता है? एसए नोड होता है। एक कोने में क्या पाया जाता है? एसए नोड पाया जाता है, जिसे हम पेस मेकर ऑफ हार्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? पेस मेकर ऑफ हार्ट। सबसे ज़्यादा ये इम्पल्स को जनरेट करता है, इसीलिए क्या होता है? इसे हम पेस मेकर ऑफ हार्ट कहते हैं। एसए नोड इसको बोलते हैं ना। राइट आर्टिया के राइट साइड में ऊपर की तरफ एसए नोड होता है, और उसके लेफ्ट साइड में लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ राइट आर्टिया के नीचे, तो राइट आर्टिया के नीचे क्या हो गया? एवी नोड पाया जाता है। यहाँ पे एसए नोड, यहाँ पे एवी नोड पाया जाता है। अब देखो हमारा जो लंग है, लंग से क्या होगा? अब देखते हैं हम डबल सर्कुलेशन। यहीं पे डबल सर्कुलेशन आपको हम समझा देते हैं। डबल सर्कुलेशन तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मानो हमारा लंग है, लंग से जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना, वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू किस में आता है? लेफ्ट आर्टिया में आता है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू किस में आ जाएगा? लेफ्ट आर्टिया में आ जाएगा। ऑक्सीजनेटेड मतलब इस ब्लड में क्या हो? ऑक्सीजन होगा। तो लंग से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आ गया? पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लेफ्ट आर्टिया में। अब बाइकस्पिड वाल्व के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा, उसके बाद सेमिलर वाल्व खुलेगा यहाँ पे, फिर एरोटा के थ्रू कहाँ चला जाएगा? बॉडी पार्ट्स में चला जाएगा। कहाँ पे चला जाता है? बॉडी पार्ट्स में चला जाता है।
ना, तो याद करो इसको। तो पहले लंग से हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, जो लंग से हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लेफ्ट आर्टिया में आता है। लेफ्ट आर्टिया के बाद बाइकस्पिड वाल्व या मिट्रल वाल्व के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। फिर वहाँ से सेमिलुनर वाल्व में जाता है एरोटा के थ्रू। अब सेमिलुनर वाल्व खुलता है, वहाँ से एरोटा के थ्रू चला जाता है बॉडी पार्ट्स में हमारे। वहाँ पे इस ब्लड का उपयोग किया जाएगा, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया था ना उसका यहाँ पे यूज होगा, और वो ब्लड कैसा हो जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। उसमें मतलब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड अब मिल जाएगा। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी पार्ट से वेना के बाद कहाँ लेके जाती है, राइट आर्टिया में। कहाँ ले जाती है, राइट आर्टिया में। अब राइट आर्टिया से फिर ट्राइकस्पिड वाल्व खुलेगा। यहाँ पे भी सेमिलुनर वाल्व भी होती है एक तरह से, यहाँ भी सेमिलुनर वाल्व, देखो ये सेमिलुनर वाल्व, ये सेमिलुनर वाल्व, ये भी सेमिलुनर वाल्व ना। तो यहाँ से राइट आर्टिया में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया, तो यह ब्लड फिर ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू राइट वेंट्रिकल में चला जाता है। किसमें चला जाता है, राइट वेंट्रिकल में। अब राइट वेंट्रिकल में जाने के बाद फिर पल्मोनरी वेन के थ्रू कहाँ चला जाता है, लंग में चला जाता है। तो यह पल्मोनरी वेन के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग में चला जाता है। तो ये आपको पाथवे याद कर लेना, यही हमारा डबल सर्कुलेशन है। एक बार रिवाइज करा देते हैं। लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लेफ्ट आर्टिया में जाता है। लेफ्ट आर्टिया से बाइकस्पिड वाल्व खुलता है या मीटर वाल्व खुलता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। फिर यहाँ से सेमिलुनर वाल्व खुलता है, एरोटा के थ्रू होते हुए बॉडी पार्ट्स में चला जाएगा। बॉडी पार्ट्स में जाकर वहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड का उपयोग करेंगे हमारे बॉडी के सेल्स, और वहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कर देंगे, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करके ब्लड में डाल देंगे, जिससे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा। अब यह डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेना केवा के थ्रू राइट आर्टिया में चला जाता है। राइट आर्टिया में जाने के बाद ट्राइकस्पिड वाल्व खुलता है, वहाँ से फिर राइट वेंट्रिकल में जाता है। राइट वेंट्रिकल में जाने के बाद यहाँ से सेमिलुनर वाल्व खुलेगा, और वहाँ पे पल्मोनरी वेन के थ्रू कहाँ चला जाएगा, फिर लंग में चला जाएगा। यही होता रहता है, यही प्रक्रिया चलती रहती है। तो ये क्या है, डबल सर्कुलेशन है। आपको पार्ट याद ही हो गया, राइट आर्टियम के राइट साइड में ऊपर की तरफ एस नोड होता है, नीचे की साइड एबी नोड होता है। अब देखो दो आर्टिया के बीच में आर्टियम सेप्टम होता है, दो वेंट्रिकल के बीच में क्या होता है, वेंट्रिकुलर सेप्टम या इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। आर्टिया और वेंट्रिकुलर के बीच में आर्टियो वेंट्रिकुलर सेप्टम होता है। तो ये आप याद कर लीजिएगा। अब देखते हैं अगला लाइन, देखिए आप। हार्ट कार्डियक मसल से बना होता है। जो हमारा हार्ट होता है किससे बना होता है, कार्डियक मसल से। कार्डियक मसल से, किससे, कार्डियक मसल से बना होता है। जो हमारा हार्ट है वो कार्डियक मसल से बना होता है। वेंट्रिकल्स की वाल आर्टियल की वाल से मोटी होती है। जो हमारी वेंट्रिकल की वाल थी ना, जो हमारा जो वेंट्रिकल थी ना, ये वाला जो वेंट्रिकल थे ना, इनकी वाल जो होती है ना, इस आर्टियन की वाल से क्या होती है, मोटी होती है। अब देखते हैं यहाँ पे जो हमारा जो इम्पल्स यहाँ पे जनरेट होता है, जो हमारा दिल धड़कता है 72 बार, तो एस ए नोड की वजह से, पेसमेकर ऑफ हार्ट, मतलब ये सभी देखो, एस ए नोड भी इसमें हेल्प करता है, ए बी नोड भी हेल्प करता है इसमें। ये इंटरनल नोडल रीजन होता है, ये भी हेल्प करता है। यहाँ पे पुरकिंजे बांडल ऑफिस होते हैं, वो भी हेल्प करते हैं। फिर पुरकिंजे फाइबर्स होते हैं, ये भी हेल्प करते हैं। तो देखो ए बी नोड से सबसे पहले हमारा इम्पल्स कहाँ जाएगा, इंटरनोडल रीजन में, इंटरनोडल आर्टियल या पाथवे में जाएगा ना। इंटरनोडल आर्टियल, देखो जो आर्टियल है ना, इसीलिए यहाँ पे क्या लिखे, इंटरनोडल आर्टियल। आर्टिया है ना, तो इसीलिए इंटरनोडल आर्टिया। तो ऐसे से इंटरनोडल आर्टिया में फिर एबी में चला जाता है। किसमें चला जाता है, एबी नोड में। किसमें, एबी नोड में। फिर एबी नोड से कहाँ जाएगा, बंडल ऑफिस में। तो आप ये याद कर लीजिएगा, एस ए नोड से इंटरनोडल आर्टियल पाथवे में, फिर वहाँ से एबी में, फिर एबी से बंडल ऑफिस में, और फिर बंडल ऑफिस से कहाँ चला जाता है, पुरकिंजे फाइबर में चला जाता है। कहाँ पे चला जाता है, पुरकिंजे फाइबर में। तो एस ए नोड से इंटरनोडल रीजन में, फिर एबी नोड में, फिर बंडल ऑफिस में, फिर पुरकिंजे फाइबर में। इसको बोलते हैं बंडल ऑफिस। और बंडल ऑफिस आगे जाके डिवाइड हो जाता है, आगे जाकर क्या कर सकते हैं, अपने आप को डिवाइड कर लेता है, उसे हम क्या बोलते हैं, पुरकिंजे फाइबर कहते हैं। ये याद करने के लिए आप एक बार हम बता दे रहे हैं, हमारा हार्ट 1 मिनट में 5 लीटर ब्लड को पंप करता है। कितना, 1 मिनट में 5 लीटर ब्लड को क्या करता है, पंप करता है। 72 बार प्रति मिनट धड़कता है। कितना बार, 72 बार। एक साइकिल में 0.8 सेकंड लगता है। जो हमारा 72 बार है ना, भाग दे के आप निकाल सकते हैं, तो 0.8 सेकंड लगता है। कितना सेकंड लगता है एक साइकिल के लिए, एक साइकिल जो हमारी ये हो रही है ना, देखो जो यहाँ से डबल सर्कुलेशन वाला एक साइकिल हो रहा है ना, इसमें कितना लगता है, 0.8 सेकंड। 1 सेकंड से भी कम समय, 0.8 सेकंड लगता है। 70 ml ब्लड फ्लो इन 1 वेंट्रिकल। एक वेंट्रिकल में, जो हमारा एक वेंट्रिकल है ना, यहाँ से ब्लड लेके जा रहा है, उसमें 70 ml ब्लड, कितना, 70 ml ब्लड, कितना, 70 ml ब्लड फ्लो करता है। बाइकस्पिड वाल्व बंद होगी तब लब की आवाज आएगी, सेमिलुनर वाल्व बंद होगी तब डब की आवाज आएगी। अब आपको आगे बता देंगे। ब्लड प्रेशर को स्फेग्नोमेनोमीटर से मापा जाता है। इसको आप याद कर लीजिएगा। जो हमारा ब्लड प्रेशर है ना, एक ब्लड प्रेशर है 120/80, उसको किससे नापा जाता है, स्फेग्नोमेनोमीटर से मापा जाता है। स्फेग्नोमेनोमीटर से मापा जाता है। अब आते हैं स्टेप देख लेते हैं। तो 1 सेकेंड आप रुकिए, 1 सेकेंड। अब देखते हैं हम हार्ट सर्कुलेशन कितने स्टेप में होता है। तो हार्ट का सर्कुलेशन होता है 2 स्टेप में होता है। मतलब जो डबल सर्कुलेशन हम पढ़ रहे हैं ना, उसमें 2 स्टेप आते हैं। एक होता है डायस्टोल, एक होता है सिस्टोल। एक होता है डायस्टोल, एक होता है सिस्टोल। तो इसमें अब स्टेप देखते हैं, 4 स्टेप इसमें आ जाते हैं। तो पहला स्टेप में देखते हैं, जिसको हम बोलते हैं ज्वाइंट डायस्टोल। डायस्टोल मतलब क्या दिया, रिलैक्स स्टेट। इसका मतलब जो वाल्व होंगी सभी, जो बाइक स्पीड हो गई, ट्राइक स्पीड हो गई, जो ये देखो, अब देखो यहाँ से
जो ये बाइक स्पीड वाल्व हो गई हमारी, ये ट्राइक स्पीड हो गई, ये सेमिल्यूनर हो गई, ये भी सेमिल्यूनर होगी, ये सेमिल्यूनर, ये क्या होती है, खुली होती है, जिससे सबसे पहले ब्लड क्या होगा, लंग से आएगा, इसमें भर जाएगा, इसमें भर जाएगा, इसमें भर जाएगा और इसमें भर जाएगा। तो देखिए, तो ज्वाइंट डायस्टोल में क्या लिखे हैं, राइट आर्टिया, लेफ्ट आर्टिया, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, चारों रिलैक्स स्टेट में होते हैं, तब ब्लड लंग से आता है और डायरेक्ट राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट आर्टिया, लेफ्ट वेंट्रिकल में क्या होता है, भर जाता है। तो इसको हम ज्वाइंट डायस्टोल बोलते हैं। दूसरा होता है आर्टियल सिस्टोल। तो सिस्टोल का मतलब यहाँ पे क्या करना है, कंट्रैक्ट करो, करना, कंट्रैक्ट करो, दबाओ, क्या करो, दबाओ, क्या करो, दबा दो। मतलब आर्टियल सिस्टोल में क्या करो, दबाना होता है, मतलब कंट्रैक्ट करना, समझ लो, हिंदी में हम बोल रहे हैं। देखो आर्टियल सिस्टोल में क्या होगा, सबसे पहले ज्वाइंट डायस्टोल हुआ जिसमें चारों क्या होंगे, यहाँ पे लंग से ब्लड आएगा, इन चारों में भर जाएगा। अब होगा आर्टियल सिस्टोल। अब जो ऊपर की आर्टिया है ना, एक आप क्या करेंगी, एक दूसरे को अब कंट्रैक्ट करेंगी, क्या करेंगी, कंट्रैक्ट करेंगी। जब कंट्रैक्ट करेंगी तो इसमें जो ब्लड होगा, वॉल्यूम यहाँ पे कम हो रहा है, मान लो पहले इतना बड़ा था हमारा आर्टिया, अब कंट्रैक्ट कर गया तो ये वाला पोर्शन आगे आएगा, ये वाला पोर्शन आगे जाएगा, समझो। तो ये वॉल्यूम कम हो गया कि नहीं हो गया, जिसकी वजह से 30% तक क्या होता है, ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है, 30% तक ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है। अभी भी वेंट्रिकल क्या कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं, ये इसका सिस्टोल हो रहा है, लेकिन इसका क्या हो रहा है, डायस्टोल हो रहा है, इसका सिस्टोल हो रहा है, इसका डायस्टोल हो रहा है। तो देखो, तो पहला स्टेप था ज्वाइंट डायस्टोल, इसमें चारों क्या कर रहे थे, रिलैक्स कर रहे थे। दूसरा हो गया आर्टियल सिस्टोल। आर्टियल सिस्टोल करती है, मतलब आर्टिया कंट्रैक्ट करती है, तो 30% ब्लड का फ्लो क्या होता है, बढ़ने लगता है। अभी भी क्या करते हैं, वेंट्रिकल, अभी वेंट्रिकल किस में रहते हैं, डायस्टोल में रहते हैं। स्टेप तीसरा देख ले हैं, तीसरा देख लें, वेंट्रिकल सिस्टोल और आर्टियल डायस्टोल। अब देखो यहाँ पे आर्टियल सिस्टोल तो हो गया, अब क्या होगा, वेंट्रिकल सिस्टोल होगा। जब ये आर्टिया सिस्टोल कर रही थी, मतलब कंट्रैक्ट कर रही थी, तो ये तो अपने डायस्टोल कर रहा था, रिलैक्स कर रहा था। अब ये कंट्रैक्ट करेगा और ये रिलैक्स करेगी। जब वो वेंट्रिकल क्या होता है, सिस्टोल होता है, आर्टियल डायस्टोल होता है। तो पहला स्टेप आप लोगों ने देखा ज्वाइंट डायस्टोल, पहला स्टेप आप लोगों ने देख लिया ना, ज्वाइंट डायस्टोल। दूसरा आर्टियल सिस्टोल, तीसरा होता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल प्लस आर्टियल डायस्टोल। अब क्या करेगी, ये रिलैक्स करेगी और ये क्या करेगी, कंट्रैक्ट करेगी। वेंट्रिकल क्या करेंगे, कंट्रैक्ट करेंगे, जिससे क्या होगा, हमारा सेमिल्यूनर वाल्व खुल जाएगा। क्या होगा, सेमिल्यूनर वाल्व खुल जाएगा, सेमिल्यूनर वाल्व क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। तो आपको यहाँ पे बताया ना, सेमिल्यूनर वाल्व, अच्छा बंद होगा, अभी खुल जाएगा। सेमिल्यूनर वाल्व क्या होता है, खुल जाता है यहाँ पे। तो देखिए आप, वेंट्रिकल सिस्टोल और आर्टियल डायस्टोल, मतलब क्या होगा, वेंट्रिकल आप वेंट्रिकल क्या करेंगे, कंट्रैक्ट करेंगे, और आर्टिया क्या करेगी, रिलैक्स करेगी। तो वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करेंगी तो यहाँ पे ब्लड फ्लो, मतलब क्या होगा, वॉल्यूम कम होगा, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो नीचे की साइड बढ़ेगा, सेमिल्यूनर वाल्व खुल जाएगी, जिसकी वजह से एरोटा के थ्रू बॉडी पार्ट्स में ब्लड जाएगा, और वहाँ से फिर ब्लड वेना केवा के थ्रू कहाँ आ जाएगी, राइट आर्टिया में आ जाती है। तो ये वाला हमारा पाथवे चलता रहता है, यही तीनों स्टेप चलते रहते हैं। पहला ज्वाइंट डायस्टोल होता है, फिर आर्टियल सिस्टोल होता है, फिर वेंट्रिकुलर सिस्टोल और आर्टियल डायस्टोल होता है। पहले ये चारों क्या करते हैं, रिलैक्स करते हैं, जिससे ब्लड चारों में बढ़ गया। अब आर्टिया क्या करेगी, सिस्टोल करेगी, आर्टिया अपने को दबाएगी, जिससे 30% ब्लड फ्लो क्या होगा, प्रेशर बढ़ जाएगा। यहाँ पे बाइक स्पीड वाल्व खुल गई, इसमें ब्लड आने लगता है। इसके बाद वेंट्रिकल क्या करेगा, सिस्टोल करता है, और आर्टिया क्या करती है, डायस्टोल करती है, और वेंट्रिकल दबाता है। जब वेंट्रिकल दबाएगा तो क्या होगा, सेमिल्यूनर वाल्व खुल जाएगी, और एरोटा से ब्लड होते हुए बॉडी पार्ट्स में, बॉडी से वेना केवा के थ्रू होते हुए राइट आर्टिया में चली जाती है, फिर ऐसे राइट वेंट्रिकल में आ जाएगी ना। तो यहाँ पे देखो, वेंट्रिकल क्या कर रही है, अपने आप को क्या कर रही है, कंट्रैक्ट कर रही है, क्या कर रही है, दबा रही है। तो यहाँ से दबा रही है, तो ब्लड यहाँ बॉडी पार्ट्स में गया, बॉडी पार्ट से कहाँ आ गया, राइट आर्टिया में चला गया, राइट आर्टिया में चला गया। उसके बाद ये वाल्व वाल्व खुली रहती है, तो यहाँ से ब्लड आता है यहाँ से, और इसमें चला जाता है, इसमें जाता है। और ये क्या कर रहा है, ये भी वेंट्रिकल क्या कर रहा है, यहाँ पे सिस्टोल हो रहा है कि नहीं रहता, ये भी अपने आप को दबाता है, जिसकी वजह से यह ब्लड पल्मोनरी वेन के थ्रू कहाँ फिर चली जाती है, लंग में चली जाती है, लंग में चली जाती है। और यही प्रक्रिया क्या होता है, चलता रहता है। यही हमारा क्या है, डबल सर्कुलेशन कहलाता है। अब देखो, मान लो यहाँ से आर्टिया सिस्टोल किया, मतलब कंट्रैक्ट किया, तो ये वाल्व खुल जाएगी कि नहीं खुल जाएगी, बाइक स्पीड वाल्व खुल गई। अब वेंट्रिकल सिस्टोल किया, तो जब वेंट्रिकल सिस्टोल करेगा तो ब्लड क्या होगा, फ्लो ऊपर की साइड बढ़ेगा। देखो ये वाल्व ऐसे होती है, कैसे होती है, ऐसे होती है। तो जब इसमें ब्लड जाता है ना, तो ये अब दूसरे से सट जाती है, बंद हो जाती है। तो जब वेंट्रिकल सिस्टोल होता है ना, तो ये बंद हो जाती है। जब वेंट्रिकल सिस्टोल होगा तो ये क्या हो जाएंगी, बंद हो जाती है। तो इसी चीज़ को इसी समय किस चीज़ क्या हो जाती है, जब वेंट्रिकल जो सेमिल्यूनर, अच्छा जो बाइक स्पीड है ना, जो बाइक स्पीड वाल्व बंद हो जाती है, तो डब की आवाज़ आती है। किसकी आवाज़ आती है, लब की आवाज़। किसकी, लब की आवाज़। जब ये बाइक स्पीड वाल्व बंद हो जाता है तो लब की आवाज़ आती है, और जब सेमिल्यूनर वाल्व बंद होता है तो डब की आवाज़ आती है। किसकी आवाज़ आती है, डब की आवाज़ आती है। अब आगे देखते हैं, एक सेकंड। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है याद करने के लिए। अब स्ट्रोक वॉल्यूम याद कर लीजिएगा, जो कि 500 ml होता है हर 1 मिनट का। तो स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होता है, 500 ml पर मिनट का। या बात करें 0.8 सेकंड का, तो 70 ml। यानी वेंट्रिकल सिस्टोल के में जितना ब्लड क्या होगा, पंप होगा, वेंट्रिकल सिस्टोल के द्वारा जितना ब्लड पंप होता है वो 70 ml होता है, और 1 मिनट में 500 ml हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली। अब देखो, मान लो एक बार में 72 बार हमारा दिल धड़क रहा है, इसका मतलब यहाँ से 0.8 सेकंड में एक हमारा साइकिल हो रही है।
एक साइकिल कितना में हो रही है 0.8 सेकंड में, और ब्लड कितना पंप हो रहा है 70 ml। अगर निकालना चाहो तो 70 का 72 से गुणा कर दो, 5200 5000 के करीब आएगा, तो वही 5000 ml हो गया, 5 लीटर हो गया। कितना हो गया 5 लीटर हो गया। आ जाओ कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट तक ले जाती है। कोरोनरी आर्टरी क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट तक ले जाती है। देखो पल्मोनरी का मतलब हो जाता है ना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को धोएगी, लेकिन एक एक्सेप्शन होता है। पल्मोनरी का मतलब हो जाता है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को धोएगी, लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन हो जाता है कि जो पल्मोनरी आर्टरी होती है, क्या होती है, आर्टरी होती है। देखो जो आर्टरी हो गई और पल्मोनरी हो गई, आर्टरी और पल्मोनरी मतलब छोड़ो, पल्मोनरी क्या करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को धोती है, लेकिन यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को धोती है। आते हैं हाइपर टेंशन। जैसे नॉर्मल ब्लड प्रेशर हम लोग का 120/80 होता है, और हाइपर टेंशन में जब कितना हो जाता है 140/90। तो जो ऊपर वाला है वो सिस्टोल को दिखाता है, और जो नीचे वाला है वो किसको दिखाता है, डायस्टोल को दिखाता है। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। ऊपर वाला सिस्टोल को दिखाएगा, नीचे वाला किसको दिखाएगा, डायस्टोल को दिखाता है। आते हैं एसओ नोड में सबसे ज़्यादा इम्पल्स को जनरेट करने की क्षमता होती है, इसीलिए इसे पेसमेकर ऑफ हार्ट कहा जाता है। ये आपको बता दिए हैं, पेसमेकर ऑफ हार्ट कहा जाता है। अब आते हैं ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ यह एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है जो कार्डियक साइकिल के दौरान इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की एक्टिविटी को दिखाता है। क्या करता है, यह ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, नहीं देखे हैं फिल्मों में आप, वही तो ये क्या करता है कार्डियक साइकिल के दौरान इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को दिखाता है। इसमें आप सिंपल से याद कर लीजिएगा, ये वाला पी होता है, ये क्यू आर एस, ये टी हो जाता है, फिर पी हो जाएगा, फिर क्यू आर एस, फिर टी हो जाएगा। तो पी क्या दिखाता है, डीपोलराइजेशन ऑफ आर्टिया, डीपोलराइजेशन ऑफ आर्टिया, एक्साइटेशन ऑफ आर्टिया। क्यू आर एस डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, और टी क्या दिखाता है, रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। तो इसको याद कर लीजिए सिंपल सा, डी ए डीपोलराइजेशन ऑफ आर्टिया, डी ए डीपोलराइजेशन ऑफ आर्टिया, डी भी डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, और इसको याद कर लीजिए आर भी, सिंपल सा ठीक है, समझो एक तरह से रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। तो यहाँ पे डी ए डी भी और आर भी याद कर लो, पी क्यू आर एस टी, वैसे डी ए डी बी एन आर भी हो गया, डिपोलराइजेशन ऑफ आर्टिया, डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल और रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। अब आगे देखते हैं डिसऑर्डर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम का डिसऑर्डर देख लेते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, इसमें ब्लड प्रेशर क्या होता है 120/80 से 120/40 चला जाता है। इसमें ब्रेन और किडनी क्या होती हैं, अफेक्ट होती हैं, ब्रेन और किडनी हमारी अफेक्ट होती हैं। कोरोनरी आर्टरी डिजीज, कैड, कैद का मतलब क्या होता है, कोई भी तुमको किडनैप कर ले या कैद कर ले, क्या कर ले, कैद कर ले। तो इसमें भी सिंपल से वही होती है। इसमें ब्लड वेसल्स में कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, जमा हो जाता है। इसमें ब्लड वेसल्स में क्या होता है, कैल्शियम, फैट और कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है, जिससे नली पतली हो जाती है। और जब नली पतली होगी तो भाई फ्लो भी बढ़ जाएगा। देख तो कभी कभी पाइप के मुंह को हम दबाते हैं तो वहाँ पे प्रेशर बढ़ जाता है पानी का, वैसे ही जब पतली होगी तो वहाँ पे एक और मतलब वहाँ पे हाई ब्लड प्रेशर भी बीमारी हो सकता है। तो कैड में क्या होता है, कैड के कारण हाई ब्लड प्रेशर भी हो जाता है वहाँ पे ना। तो कभी कभी पूरी तरह से बंद भी हो जाती है। तो इसमें ब्लड वेसल्स में कैल्शियम, फैट्स, कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाते हैं, जिससे नली पतली हो जाती है और कभी कभी पूरी तरह से बंद हो जाती है। एक होता था स्टेटिन, स्टेटिन जो कि दिया है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में, जो कि ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट होता है। एक होता है स्ट्रोजन, आप हार्मोन सुने ना, स्ट्रोजन। स्ट्रोजन क्या होता है, नेचुरल ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। कौन सा, नेचुरल ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट होता है। तो स्टेटिन ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट हो गया, और जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है नेचुरल ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट होता है। अब देखते हैं एंजाइना के बारे में। किसके बारे में, एंजाइना के बारे में। इसे एंजाइना पिक्टोरिस भी कहा जाता है। जब हार्ट में सुचारू रूप से ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है तो यह रोग होता है। इसमें क्या होगा, चेस्ट पेन होता है, और यह मिडिल एज में अधिकतर होता है। इसमें चेस्ट पेन होगा और मिडिल एज में अधिकतर होता है। हार्ट फेलियर देखते हैं, वह स्थिति जब हमारा हार्ट पंप ब्लड को पंप नहीं कर पाता है। हार्ट फेलियर में क्या होता है, हार्ट फेल नहीं सुने हैं, उसमें क्या करता है हमारा हार्ट ब्लड को पंप नहीं कर पाता है। कार्डियक अरेस्ट एक होता है, उसमें हार्ट क्या करता है, बीटिंग स्टॉप कर देता है, रोक देता है। जो हार्ट बीट कर रहा है ना स्टॉप हो जाएगा। हार्ट बीटिंग क्या होती है, स्टॉप हो जाती है। हार्ट अटैक में क्या होती है, हार्ट की मसल्स डैमेज हो जाती हैं। तो ये सिंपल सा है, याद कर लीजिएगा। हार्ट अटैक में क्या होती है, मसल्स डैमेज हो जाती है। कार्डियक अरेस्ट में हार्ट बीटिंग स्टॉप हो जाता है। और हार्ट फेलियर में क्या होता है कि जब हमारा हार्ट ब्लड को पंप नहीं कर पाया जाता है। तो आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तो जो भी क्वेरीज होंगी आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, वहाँ पे हम उसको सॉल्व कर देंगे। और आपको किस चैप्टर का वीडियो चाहिए आप हमें ज़रूर बता दीजिएगा। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, बाय, सत श्री अकाल, टाटा।